हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफर, आपके सिलेक्शन का सफर। आपको अच्छे से पता है राजस्थान की जो अपनी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिजिकल डिविजन्स में पूर्वी मैदान या ईस्टर्न प्लेन पे पहुंच चुके हैं। और पूर्वी मैदान को भी याद करो थोड़ा सा कि नदियों के आधार पर तीन भागों में बांटा था। माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन, जिसमें से माही बेसिन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है आरएस भर्ती 2023 के स्पेशल बैच का ईस्टर्न प्लेन्स, पूर्वी मैदान। और उसमें अपने शुरू करने वाले हैं, सॉरी शुरू नहीं, अपने कंप्लीट करने वाले हैं बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। इस तरीके से पूर्वी मैदान इस वीडियो लेक्चर में अपना समाप्त हो जाएगा भाई। तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट दिमाग में बिठा लेना भाई। और सबसे पहले वही चीज अपने मैपिंग से या नक्शे से शुरुआत करते हैं। और राजस्थान राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो अपने अरावली के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे करते हैं? अरावली के आधार पे करते हैं। तो अरावली की स्थिति को दर्शाने के लिए भाई सीधी सिंपल सी बात है, ये जयपुर से होते हुए एक लाइन बनानी है, अजमेर को कवर करना है और यहाँ सिरोही को कवर करना है। थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी सिरोही छोड़ देना भाई। यहाँ अपने अलवर और दौसा को कवर करते हुए, ठीक है, अजमेर की तरफ आना है और फिर वापस से विस्तार बढ़ेगा राजसमंद और उदयपुर को कवर करते हुए नीचे की तरफ। तो इस तरीके से अपने को सारंगी वाद्य यंत्र के समान या ऊंट की गर्दन नुमा ये अरावली की अवस्थिति राजस्थान में प्राप्त हो गई। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना अरावली। क्लियर है? और अरावली के पश्चिम में कौन सा है भाई? मरुस्थलीय राजस्थान, डेजर्ट पार्ट है। और अरावली के पूर्व में जो है वो अपना गैर मरुस्थलीय राजस्थान, नॉन डेजर्ट पार्ट है। ये सारा डिस्कशन अपने कर चुके हैं। ये जो गैर मरुस्थलीय भाग है, यहाँ 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस तरीके से स्थित है या आइसोहाइट लाइन। और ये अपना दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया। तो अब सीधी सिंपल सी बात है भाई, ये जो बीच में प्रदेश है यही है अपना कौन सा पूर्वी मैदान या ईस्टर्न प्लेन। और इसे नदियों के आधार पर हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। ठीक है भाई। इससे पहले की सारी बातें, जनरल फैक्ट्स वगैरह इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो वो देख लेना। साथ साथ में ये दक्षिणी भाग जो है इसका माही नदी के आधार पर जो माही बेसिन है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में अपना मेन लक्ष्य क्या रहेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने आपके नोट्स हैं, भाई। तो यहाँ सीधा देखिए, पूर्वी मैदान राजस्थान का कितना 23.3% क्षेत्र कवर करता है। साथ ही इसमें 10 जिले आते हैं और जनसंख्या का 39% इसमें निवास करता है। ठीक है भाई। और नदियों के आधार पर, अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था? प्लिस्टोसिन काल में। भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है ये। और अवशेष किसका है? तैथिस सागर का। नदियों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन। माही बेसिन याद कीजिए भाई, दक्षिण राजस्थान में। और ये पॉइंट अपने सारे कर चुके हैं, व्याघ्र घाट, बागड़, छप्पन का मैदान, कांठल। इसके अलावा मेवल भी किया था, इसके अलावा मालव भी किया था, मालव प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है। और आज अपने करने वाले हैं बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन में कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट पढ़ लो पहले, फिर अपने कवर करेंगे। मेवाड़ का मैदान, पीडमांड क्षेत्र, खेराड़ और रोही, ये हैं अपने बनास बाणगंगा के पॉइंट, याद कर लेना दिमाग में। और चंबल बेसिन में बीहड़ लिखा है, तो इसमें जो भी पॉइंट बनेंगे अपने जब चंबल बेसिन करेंगे तब कर लेंगे भी। तो ये अपने को कंप्लीट करना है इस वीडियो लेक्चर में, दिमाग में बिठा लेनी है चीज, ठीक है, भूलना नहीं है अब। चलिए भी, और एक चीज छोटी सी, जल्द ही ये पूरा जो सेटअप है मैं अपने घर पे सेट करने वाला हूँ। तो उसके बाद वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सहयोग बनाए रखना भाई, ऐसे मत सोचना कि एक आधा दिन वीडियो आता नहीं है तो कहीं सर डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्या क्या होगा। भाई मैं आप लोगों के लिए ही ये सारा सेटअप जो है घर पे सेट कर रहा हूँ, ताकि वीडियोस रोज आ सकें और एक से ज्यादा आ सकें। तो भाई सब्र का फल मीठा होता है, तो बात ध्यान से सुन लेना, सब्र का फल मीठा होता है। 2-3 दिन सब्र रख लो, उसके बाद तो वीडियो रोज आएंगे और हो सकता है एक से ज्यादा आएंगे। ठीक है। अब ध्यान दो भाई इधर। बात करते हैं, माही बेसिन कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। तो अपने को करना है बनास बाणगंगा बेसिन। चलिए एनलार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा। और आई होप ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा कि यहीं पर नोट्स करवा देते हैं अपने, और नोट्स का सारा रिवीजन यहीं हो जाता है। तो बनास बाणगंगा बेसिन,
ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? तो भाई सिंपल सीधी सी बात है, वही राजस्थान का नक्शा बनाने की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से तो हो ही गई होगी आपको। तो ये लगभग लगभग अपने ने, ये लगभग लगभग अपने ने क्या किया, राजस्थान का नक्शा बना लिया। ठीक है, और इसमें देखिए सिंपल सीधी सी बात मैं आपको तो बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन में अपने एक तो इस क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है, और एक कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो किससे, बाणगंगा से संबंधित है, उस क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये बेसिकली मेवाड़, ये क्या है, मेवाड़ का मैदान है, या इसे कई बार इंडिया जीके में आप मेवाड़ के पठार के रूप में भी पढ़ लेते हो। इसी मेवाड़ के मैदान या पठार से होकर बनास गंगा जो है वो आगे बहती है, और थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ भीलवाड़ा और टोंक वाला जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा और टोंक वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात भी थोड़ी बहुत अपने यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ गए भाई राजस्थान के नक्शे में किस क्षेत्र की बात करने वाले हैं। और ये जो ऊपर है ये जयपुर से लेकर भरतपुर तक का क्षेत्र है। ठीक है, जयपुर से लेकर भरतपुर तक का क्षेत्र है। ये किससे संबंधित है, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये बाणगंगा नदी से अपने संबंधित चीज, इस पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए चंबल बेसिन में अपने यहाँ की बात करने वाले हैं, वो चंबल करेंगे तब करेंगे बात। तो कहीं ना कहीं समझ गए अपने। अब अपने क्या करते हैं, इस डायग्राम को बनाते हैं भाई। और बनास बाणगंगा बेसिन में 4 पॉइंट बोले थे, मेवाड़, पीडमांड, खेराड़ और रोही। मेवाड़, पीडमांड, खेराड़ और रोही, ये चारों पॉइंट अपने को कवर करने हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए ध्यान से देखना, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। दिमाग में चलता रहता है, 2-3 तरीके चलते रहते हैं, इस तरीके से समझा दूं, उस तरीके से समझा दूं, कई बार अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, इसको थोड़ा समझना बस, क्योंकि नक्शा अपने कर चुके हैं, बार बार वापस नक्शा बनाएंगे, इससे अच्छा है भी नक्शा आप कर चुके हैं। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, अगर नक्शे की बात करूं मैं, तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, लाल रंग से दर्शा देते हैं, समझ जाओगे। तो ये जो है बेसिकली, ये वाला जो क्षेत्र है बेसिकली ये है मेवाड़ का पठार या मेवाड़ का मैदान। इस क्षेत्र की अपने बात कर रहे हैं, या ये क्षेत्र मैंने वहां डायग्राम में दर्शाया है। ठीक है, तो थोड़ा मैप को दिमाग में बिठा के चलना भाई। क्लियर है? अब अपने ने क्या कहा था कि राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियां हैं। राजसमंद में क्या है, खमनौर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, क्लियर है? और उदयपुर में क्या है, गोकुंदा है। उदयपुर में गोकुंदा है। राजसमंद में क्या है, राजसमंद में कुंभलगढ़ है। राजसमंद में कुंभलगढ़ है। और गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार है। क्या है, बोराट का पठार है। खमनौर से नदी निकलती है भाई, खमनौर से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, बनास नदी निकलती है। और राजसमंद में अरावली की पहाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ती है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो अपने इस तरीके से भीलवाड़ा और यहाँ अपने टोंक को दर्शा देते हैं। क्लियर है? किस तरफ जा रही है, चंबल की तरफ। अब देखिए अभी सिंपल सीधी सी चीज है, 4 पॉइंट करने थे ना अपने को। तो अपना पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है मेवाड़। ठीक है भाई, पहला पॉइंट है मेवाड़ का मैदान। दूसरा पॉइंट क्या है, पीडमांड। दूसरा पॉइंट कौन सा है, पीडमांड। तो पीडमांड पॉइंट यहां लिख देते हैं, सभी पूरा अच्छे से समझेंगे, चिंता ही मत करो आप। पीडमांड, ठीक है। चौथा, तो सॉरी तीसरा पॉइंट क्या था, खेराड़ क्षेत्र। तो खेराड़ क्षेत्र अपने लिख देते हैं यहां भीलवाड़ा के पास। ये हो गया भाई खेराड़ क्षेत्र। चलिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की आदत है, तो चौथा पॉइंट यहां पर अपने लिख देते हैं माल खेराड़। कौन सा लिख देते हैं, माल खेराड़। ठीक है, ठीक है भाई। और और उसके बाद में रोही का मैदान, लेकिन रोही का मैदान जो है वो किससे संबंधित है, वो बाणगंगा से संबंधित है। तो एक बार अपने पहले बनास नदी से संबंधित जो चीजें हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो अपने पहले मेवाड़, पीडमांड, खेराड़ और माल खेराड़ क्षेत्र
जो बनास बाणगंगा में बनास बेसिन से संबंधित है, पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ भाई, अब ध्यान से देख लेना भाई। मेवाड़, मेवाड़ का मैदान या मेवाड़ का पठार किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर के बीच के क्षेत्र को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भाई इसके पश्चिम में अरावली है जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है, और इसके पूर्व में इसके पूर्व में दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है जो काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो यहाँ लाल भूरी मिट्टी पाई जाती है, इन दोनों का मिश्रण बोल सकते हो। यहाँ लाल भूरी मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। अब ये जो लाल मृदा है, ये किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? ये मक्का और तंबाकू। तो ये जो मेवाड़ का मैदान है या ये मेवाड़ का जो पठार है, ये मक्का उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है भाई? तो चलिए नोट्स में देखते हैं। मेवाड़ मैदान चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में स्थित यह मैदान मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेवाड़ के इतिहास में भी आपको अच्छे से पता है भाई। मेवाड़ के इतिहास में अच्छे से पता है क्या कि थोड़ा सा अगर आप देखें तो नोट्स में भी मैंने शायद थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली से इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह के समय हमला किया था, नागदा नष्ट हो गई थी। नागदा के बाद जो प्रमुख राजधानी बनी वो कौन सी? चित्तौड़गढ़ बनी। फिर अकबर का जो हमला हुआ था उस समय चित्तौड़गढ़ से राजधानी कहाँ आ गई? उदयपुर आ गई थी भी, उदय सिंह जो थे। ठीक है, बाद में महाराणा प्रताप का पूरा एक संघर्ष है। ठीक है, और ये जो भिलूड़ी सिक्का की वजह से यहाँ पर सिक्कों की टकसाल थी, तो ये भीलवाड़ा नाम आया भी। ठीक है, और राजसमंद कुंभलगढ़ की वजह से जानते ही हो। तो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीजें और इस पूरे एरिया के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर है। ज्योग्राफी के लिए अब इतना सा याद कर लो क्या कि ये मेवाड़ का मैदान या मेवाड़ का पठार जो है ये लाल भूरी मृदा के लिए जाना जाता है और मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई। अब देखिए, सिंपल सी चीज है, इस मेवाड़ के मैदान या पठार से खमनौर राजसमंद से नदी निकलती है। कौन सी? बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। ये बनास नदी गोकुंदा और कुंभलगढ़, गोकुंदा कहाँ? उदयपुर में, और कुंभलगढ़ कहाँ? राजसमंद में, इन दोनों के बीच में ये बोराट का पठार है। इस बोराट के पठार से होकर निकलती है। गोकुंदा के उत्तर से निकलती है, कुंभलगढ़ के दक्षिण से निकलती है। और ध्यान से सुनना, राजसमंद में एक पहाड़ी क्षेत्र है, या मैं कहूँ अरावली की जो पहाड़ियां हैं, किसकी? अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इनको काटते हुए आगे बहती है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, देवगढ़ राजसमंद में क्या है भाई? अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र है। बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में, बनास नदी के बेसिन में अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र, इंग्लिश में कह देंगे अपने रेजिडुअल हिल्स या रेजिडुअल हिली एरिया है। इस देवगढ़ राजसमंद में बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में स्थित अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र या रेजिडुअल हिली रीजन को पीडमांड क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पीडमांड क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? या कई बार आ जाता है निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, जैसे भी याद रख लेना, देवगढ़ राजसमंद बनास का अपवाह क्षेत्र या बनास का जो फ्लोइंग रीजन है उस पे अपने को याद रखना है। अगला पॉइंट है खेराड़। तो भाई देखिए, सिंपल सा है, भीलवाड़ा में जहाजपुरा नाम की जगह है। कौन सी जगह है? जहाजपुरा। ये जो भीलवाड़ा जहाजपुरा है, यहाँ पर बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, इररेगुलर एरिया है, रीजन है, इसे खेराड़ क्षेत्र कहते हैं। तो याद कर लेना, भीलवाड़ा जहाजपुरा उबड़ खाबड़ क्षेत्र। ठीक है भाई, बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में। अब ध्यान से सुनना, इस जहाजपुरा भीलवाड़ा से लेकर अगर हम टोंक में मालपुरा का क्षेत्र है, टोंक में कौन सा क्षेत्र है? मालपुरा क्षेत्र। तो जहाजपुरा भीलवाड़ा से मालपुरा टोंक पूरे क्षेत्र को सम्मिलित कर दें तो ये हो जाएगा माल खेराड़। ये माल जो है मालपुरा का खेराड़ से जोड़ देना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में, भीलवाड़ा में, जहाजपुरा में उबड़ खाबड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे सर खेराड़ क्षेत्र कहलाता है। इसी खेराड़ क्षेत्र में अगर अपने मालपुरा टोंक वाला क्षेत्र जोड़ दें तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये पूरा क्षेत्र माल खेराड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, सारे पॉइंट आगे समझ में, छोटा सा डायग्राम बन गया। ठीक है, और दिमाग में बैठ गई चीजें।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी अपने क्या करने वाले हैं, रोही का मैदान। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दे देना बस। ये अपने ने राजस्थान का नक्शा बना लिया। ठीक है, यहाँ कहीं जयपुर है, जयपुर से एक नदी इस तरीके से, थोड़ा सा जयपुर से, ये मान लो यहाँ जयपुर है, जयपुर से अलवर और भरतपुर होती हुई एक नदी इस तरीके से किस तरफ जा रही है, यमुना नदी की तरफ जा रही है। ये नदी कौन सी है, तो भाई ये है बनास गंगा नदी। कौन सी नदी है, बनास गंगा नदी। ठीक है, और इसके अफवाह क्षेत्र में यहाँ कौन कौन आ गया, जयपुर आ गया, अलवर आ गया, और कौन सा आ गया, भरतपुर आ गया। ठीक है, और यमुना नदी का प्रवाह कैसा है, तो भाई यमुना नदी यहाँ कहीं इस तरीके से आ रही होगी। तो अब सीधी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, सीधी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। बनास गंगा और यमुना के बीच में, बनास गंगा और यमुना के बीच में ये एक उपजाऊ क्षेत्र है। क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, इसे रोही का मैदान कहते हैं। और जब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें जयपुर, अलवर और भरतपुर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है रोही का मैदान, ये है रोही का मैदान। बनास और यमुना के बीच का क्षेत्र राजस्थान में मुख्यतः जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है। और किसके लिए जाना जाता है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गेहूं का उत्पादन, मेवाड़ का मैदान हमने किया था मक्का उत्पादन, रोही का मैदान हमने किया गेहूं उत्पादन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही ये होगी लोही का मैदान, और इस तरीके से आपको नोट्स में छोटा सा डायग्राम भी मिल जाएगा। और जयपुर से भरतपुर, तो ये ऐसे मत कहना जयपुर और भरतपुर, ये जयपुर से भरतपुर है, मतलब जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। और अब अपने आते हैं चंबल पर, चंबल बेसिन पर। तो देखिए भाई, चंबल बेसिन को ध्यान से, चंबल बेसिन में अपने बीहड़ पढ़ने वाले हैं। कुछ एक शब्द आपको बताता हूँ, अवनाली का अपर्दन है, गली इरोजन कहते हैं जिसे। ठीक है, उसके बाद में बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात, उत्खात, स्थलाकृति, ये शब्द आपको याद रखना है। अच्छा लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, लिखवा दूंगा आपको मैं। और उससे कैसे बीहड़ का निर्माण होता है, ये सारी बात अपने को करनी है भाई। तो थोड़े से यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं जल्दी से पढ़ लो, और क्योंकि अपने जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। और चलिए, तो राजस्थान के नक्शे की बात करें, पहले तो राजस्थान का नक्शा, तो ये बन गया भाई राजस्थान का नक्शा। और आई होप नक्शा आप सब बनाना भी सीख चुके हो। अब बात करते हैं चंबल नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो लगभग यहाँ चंबल नदी है। देखिए कहाँ से आ रही है, उद्गमित कहाँ हो रही है, इन बातों पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी चंबल नदी टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना सा बता दूं कि यमुना नदी को अपना जल ले जाती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। अगली चीज, ये जो क्षेत्र है ये तो आ जाएगा उत्तर, या सॉरी, हमेशा उत्तर निकल जाता है मुंह से। ये जो क्षेत्र वो आ जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार में। अपने बात करने वाले हैं इस क्षेत्र की। ठीक है, जो आता है पूर्वी मैदान में। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, तो अपने करने वाले हैं क्या, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। चलिए भी, मुख्यतः कौन सा क्षेत्र, तो अपने बात करने वाले हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की। ये वो क्षेत्र है जहां ये चंबल नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल चीजें पढ़नी है भाई, ध्यान से सुन लेना। ये जो चंबल नदी है ये विशेष प्रकार का अपर्दन करती है यहाँ पर, जिसे विशेष प्रकार का अपर्दन या इरोजन करती है, जिसे गली इरोजन कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं, या अवनालिका अपर्दन कहते हैं, अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है भाई, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो दिमाग में आ रहा है क्या कुछ, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं,
अगर कोई नदी एक साथ पूरी सतह की मिट्टी को ले गई तो इसे चादरी अपर्दन कहते हैं, जो बनास नदी करती है। लेकिन पानी का फ्लो बहुत तेजी से आता है। लॉन में पानी दिया गया पाइप से, खेलते हैं ना अपने, तो उसको आगे से ऐसे पिचका देते हैं तो तेज धार जाती है, वो मिट्टी में क्या करती है, एक नाली सी निकाल देती है। ठीक है, पूरी सतह है, उसके बीच में से यहां से मिट्टी चली गई तो पूरी सतह समतल और ये एक खाई नुमा क्षेत्र बन गया, इसको कहते हैं गली। और ऐसा इरोजन क्या कहलाता है, गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन कहलाता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, एक क्वेश्चन तो पेट क्वेश्चन है क्या, कि निम्न में से अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी से संबंधित है, या चंबल नदी के का जो अपर्दन है वो किस प्रकार का है, याद कर लेना। तो इससे भाई अवनालिका अपर्दन से होगा क्या, अवनालिका अपर्दन से इस तरीके का ऊंचा नीचा क्षेत्र बनेगा, इस तरीके से ऊंचा नीचा क्षेत्र बन जाएगा। ये जो स्थलाकृति बनी इसे कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। क्या कहते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। क्लियर है। हिंदी में क्या कहते हैं, उत्खात स्थलाकृति। तो आपको पूछ ले अवनालिका अपर्दन और उत्खात स्थलाकृति कौन सी नदी से संबंधित है, गली इरोजन एंड बैडलैंड टोपोग्राफी किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, चंबल नदी से संबंधित है। ये जो ऊंचा नीचा क्षेत्र बना ये अपर्दन से बना, तो ये कैसा क्षेत्र है, तो सीधी 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 सिंपल सी बात है, अनउपजाऊ क्षेत्र है, अनउपजाऊ क्षेत्र है। ये जो ऊपरी भाग पहाड़ी नुमा भाग है ये डांग है, डांग। और ये जो इन दोनों, ये जो डांगों के बीच में, ये डांग के बीच में, दो डांगों के बीच में खाई नुमा क्षेत्र है, ये कंदरा है, ये कंदरा। तो डांग कंदरा, डांग कंदरा याद कर लेना भाई। ठीक है, ऐसा ही अपने ने टीला और धोरा किया था। बालूका स्तूपों में ऊंचाई वाला भाग टीला, गहरा खाई नुमा भाग धोरा, टीला धोरा, यहाँ डांग कंदरा, डांग कंदरा। ठीक है, और इसी क्षेत्र को भाई बीहड़ कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से दुर्गम क्षेत्र है इसीलिए यहाँ बीहड़ के डाकू प्रसिद्ध हैं। अनउपजाऊ क्षेत्र है इसीलिए यहाँ पर जितना भी क्षेत्र एग्रीकल्चर लैंड है वो सीमित हो गया और उस पर दबाव बढ़ा, और इसी वजह से एग्रीकल्चर लैंड पर या खेतों पर कब्जे की प्रवृत्ति बढ़ी, और जो है जो जिन्होंने विद्रोह कर दिया, बागी हो गए, वो डाकू बन गए। पान सिंह तोमर, अगर आप मूवी देखना थोड़ी बहुत बात समझ में आ जाएगी आपके। तो भाई बीहड़ क्षेत्र बना, तो ये इस तरीके से गली इरोजन, अवनालिका अपर्दन, उससे डांग कंदरा ऊंचा नीचा क्षेत्र जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी उत्खात स्थलाकृति कहते हैं, और उससे बीहड़ क्षेत्र जो है उसका विकास हुआ यहाँ। अब भाई सीधी सिंपल सी बात है, आपसे पूछ ले क्या कि बीहड़, बीहड़ की रानी, ठीक है, या डांग की रानी किसे कहते हैं, तो भाई सीधा सिंपल सा आंसर कर देना। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में आपको स्त्रीलिंग वाला नाम कौन सा लग रहा है, करौली लग रहा है, तो बस ठीक है, तो करौली है रानी। ठीक है, डांग की रानी और बीहड़ की रानी। अब राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो भाई देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज जो है सबसे ज्यादा जो है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोटा का नाम अपने नहीं लिखा लेकिन बीहड़ क्षेत्र कोटा में सबसे ज्यादा है, और कोटा ना हो ऑप्शन में तो सवाई माधोपुर, इन दोनों में लगभग बराबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन आपसे पूछ ले कि प्रतिशत की दृष्टि से या विस्तार की दृष्टि से, भाई ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा विस्तार, मतलब उसका अधिकांश भाग बीहड़ से घिरा हुआ है, या सबसे ज्यादा प्रतिशत क्षेत्रफल घिरा हुआ है, तो आपका आंसर जो है वो धौलपुर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं नोट्स में सारे पॉइंट अपने ने ऑलमोस्ट कवर किए हैं या नहीं किए हैं। तो चंबल बेसिन जो है बीहड़ बैडलैंड लिखा हुआ है, तो बैडलैंड अकेला नहीं है, बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखना। चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन गली इरोजन होता है, उससे कंदरा युक्त भूमि बीहड़ कहलाती है। बीहड़ का पहाड़ी भाग डांग कहलाता है, डांग की रानी करौली है। सर्वाधिक बीहड़ कोटा और सवाई माधोपुर, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में। बीहड़ को, अच्छा खादड़ एक वर्ड रह गया इसीलिए नोट्स पे वापस आया मैं कि पॉइंट ना रह जाए कोई। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट है चीज। खादर, खादर वैसे जियोलॉजिकल टर्म है, सॉरी जियोलॉजिकल नहीं, ज्योग्राफिकल टर्म है, भूगोलिक
एक टर्म है। खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है भाई, नदियों के द्वारा हर साल जो नई मिट्टी, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी आती है, उसे कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उससे निर्मित मैदानों को खादर कहते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो मिट्टी ले जा रही है नदी, तो यहाँ पर खादर किसे कहते हैं? तो ये खादर यहाँ पर जो लिखा है वो स्थानीय भाषा या रीजनल वर्ड है। इसे ज्योग्राफिकल टर्म से कंफ्यूज मत होना। खादर वैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी या न्यू एल्यूवियल सॉइल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खादर है वो एक स्थानीय या रीजनल शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये क्या है? तो स्थानीय लोग यहाँ पर 5 से 10 मीटर खड युक्त, क्या, खड युक्त क्षेत्र जो है उसे खादर कहते हैं। ठीक है भी, तो यहाँ खड्डा नुमा क्षेत्र जो है उसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर है। और छोटा सा वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है, और बहुत सारी बातें अपने ने कवर कर ली। तो इसकी जो पीडीएफ है, नोट्स की पीडीएफ है, आपको सिविल प्रिपरेशन बीकानेर के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। और देखिए भाई, फिर से मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना यार। इस चीज को हो सके तो शेयर करना दोस्तों के साथ, कि मैं थोड़ा सा पजल्ड हूँ इन दिनों में। क्यों? क्योंकि सेटअप जो है वो घर पे सेट करने में लगा हुआ हूँ, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन जैसे ही घर पे लग जाएगा उसके बाद वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और भी चीज़ें जो मैं आपको बोल रखी है, क्या, पॉलिटी के लेक्चर्स, और साथ साथ में कौन से, करंट अफेयर के लेक्चर्स, वो आना शुरू हो जाएंगे। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ज़्यादा दिन नहीं, इस हफ्ते की बात है। और साथ बनाए रखें, सपोर्ट कीजिए मुझे। और मेन बात तो यही है भी, जितने भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं, जिनको लगता है कि आपको तैयारी अच्छी कर रहे हैं और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पढ़े हुए से उनको फायदा हो सकता है, तो उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस। ठीक है, आपका यही सपोर्ट चाहिए मुझे। और आरएस तक मेरी कोशिश ये रहेगी कि आरएस एग्जाम से पहले पहले तक मैं काफी कुछ आरएस से रिलेटेड जो चीजें हैं भाई, दूसरे सब्जेक्ट से जो चीजें रिलेट करती हैं, रिलेटेड चीजें हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे जो हैं मैं अपने इस चैनल पर आपको कवर करवा सकूं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं, आज अपने ने पूर्वी मैदान पूर्वी मैदान के अंदर बनास बाणगंगा बेसिन जो है वो शुरू किया, नक्शे पर बात की, ये क्षेत्र कहाँ है। उसके बाद पुराना, पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, ये मैदान 3 क्षेत्रों में नदियों के आधार पर कैसे बंटा है, कौन से पॉइंट्स हैं। उसके बाद मेन चीज बनास बाणगंगा बेसिन पे आए, एक पूरा, और देखा मेवाड़, पीडमांड, खेराड़, माल खेराड़ क्षेत्र क्या है, रोही का मैदान क्या है। ठीक है भाई, इसके बाद में चंबल बेसिन के अंदर अपने ने देख लिया भाई कौन कौन से पॉइंट, गली इरोजन, अवनालिका पर्दन, गली इरोजन, अवनालिका पर्दन, बैडलैंड टोपोग्राफी, बीहड़ क्षेत्र। ठीक है, और खादर किसे कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके एकदम दिमाग में छप चुके हैं। ठीक है, और क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर मिल जाएगा। तैयारी अपनी शानदार रखें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस आते रहेंगे। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है कभी कभी, लेकिन सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है। और अलग से एक वीडियो बनाकर जितनी भी चीज़ें चल रही है सब आपके साथ शेयर करूंगा भाई, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोगों से शेयर बनता भी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहिए, मैं वीडियोस लाता रहूंगा। आपकी मेहनत से आपका जो सिलेक्शन होगा वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।